सुनील जी, आप कर्नाटक के चुनाव में थे और ये जो बात आप शुरू से कह रहे थे सिद्धरमैया बनेंगे और वो हुआ, ये माना जा रहा था यही फैसला होना भी चाहिए था। हालांकि बड़ी भूमिका डीके शिवकुमार की थी, लेकिन सिद्धरमैया का जो कद था उसको देखते हुए कांग्रेस ने बहुत सही फैसला किया। आगे के बारे में हम बात करना चाहेंगे। जी डॉक्टर सुनील, मन म्यूट कर लीजिए। जी अमरीश जी, एक तो मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ, सभी पैनलिस्ट जो है उन्हें भी बधाई देना चाहता हूँ और सत्य हिंदी जनादेश को भी कि आपने जो यहाँ पर चर्चा की, जो विश्लेषण किया, वो जमीन पर भी सच साबित हुआ, तथ्यात्मक साबित हुआ। तो वो केवल ऐसा नहीं था कि वो एक वर्जन था, वो थी जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही थी और वही चर्चा लगभग 1-2 महीने से लगातार चल रही थी। मैं लगातार ये बात कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो एंट्री पॉइंट है दक्षिण भारत का, वो कर्नाटक है और यही एग्जिट पॉइंट बनेगा। और उसको बनाने के अंदर जो मुख्य भूमिका रहेगी, वो मुख्य भूमिका रहेगी उसके अंदर खड़गे जी की, सिद्धारमैया जी की, और जो उनका शिव कुमार जी का जो अपना स्किल है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है या संसाधनों के जो उनके पास में एक उपयोग करने का जो उनके पास तरीका है, और जो एक निगेटिव जो हवा बन गई थी पूरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट थी और जो है पूरी तरीके से अदरप्पा जो है उनको इग्नोर किया गया था। तो ये सब बातें थी, इसको लेकर के नतीजा तो पहले से स्पष्ट था। इतना बम्पर जो है वो छप्पर फाड़ करके वोट मिलेगा, इसकी कम लोगों को उम्मीद थी। उसके अंदर मैं भी था। मेरा बहुत क्लियर कट था कि जीतना एकदम तय है और लोग जो है मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धरमैया को देखना चाहते हैं। वो सब अब हो चुका है, उसके आगे की बात है। आगे की बात ये है कि देखिए, आपने ये देखा होगा कि पूरे जब ये बहस भी चल रही थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तभी डीके शिव कुमार बार बार ये कह रहे थे कि भाई 20 का टारगेट तो कम से कम हमारा है, हम 20 जो है लोकसभा लाने के ऊपर हमने काम शुरू कर दिया है। और वहां पर जो भी लोग हैं, वो लोग लगातार इस बात को लेकर के, मतलब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का होता है कि एक उसकी मशीनरी होती है, वो मशीनरी जो है चालू हो जाती है। एक राज्य का चुनाव जब खत्म होता है तो दूसरे राज्य के अंदर शुरू हो जाती है। और आपको मालूम है कि मोदी जी तो उसी दिन, जिस दिन हो रहा था वोटिंग, उसी दिन पहुंच गए थे, राजस्थान पहुंच गए थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर ऑपोजिशन की भी वही बातचीत, कांग्रेस पार्टी ने भी वही बातचीत शुरू कर दी थी कि हम 2024 की अपनी तैयारी कर रहे हैं। असल में दक्षिण में पूरा माहौल बना हुआ था पहले से, लेकिन उसको जो बूस्ट मिला है वो अब कर्नाटक से मिला है। क्योंकि एक तरीके से आपको मालूम है कि वहां पर तमिलनाडु में नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, केरल के अंदर नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, आंध्रा में और जो है तेलंगाना में बहुत कुछ करने की स्थिति के अंदर नहीं है। तो कर्नाटक ही एक था जहां से उम्मीद थी भाजपा को, और बाकी जगहों से उसको उम्मीद भी नहीं है। तो ये जो 130 सीटों का जो मसला है, वो पूरा 2024 के लिए एक वो डिसिसिव है। अब सवाल ये है कि जो लोग विपक्ष के अंदर जो लोग हैं, विशेष तौर पर जो दक्षिण भारत के अंदर जो पार्टियां हैं, वो किस तरीके से एक साथ चलने का काम करेंगी, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक साथ चलने के लिए अभी जो 3 विधानसभा होंगी, ये एक किस्म का एक टेस्ट होगा कि वहां पर ही जाकर ये तय होगा कि वास्तव में जैसे यहाँ पर अब हमारे यहाँ पर 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, सभी जगह पर अब चुनाव हैं। तो किस तरीके से विपक्ष यूनाइटेडली लड़ता है और किन मुद्दों के ऊपर लड़ता है। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, कर्नाटक के अंदर बजरंगबली को लाने के बाद भी अगर पोलराइजेशन नहीं हो पाया, इसके पहले हिजाब से लेकर के, हलाल से लेकर के, टीपू सुल्तान से लेकर के, अगर पोलराइजेशन नहीं हो पाया, तो अब भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी रणनीति को बदलना पड़ेगा। तो क्या वो इस रणनीति को बदलने को तैयार हैं, या इससे भी बहुत बड़ा कुछ पोलराइजेशन करने के लिए कुछ नया तरीका निकालेंगे। मैं बंबई में हूं और बंबई के अंदर कुछ बड़े ऐसे लोगों से जिनके पास में बहुत सारी खबरें होती हैं, उन्होंने तो बहुत एक तरीके से भयावह तस्वीर पेश की मेरे सामने। उन्होंने तो बताया कि 2024 के लिए, पोलराइजेशन के लिए किस किस तरीके की तैयारी हो चुकी है या हो रही है। तो अब देखना मुख्य तौर पर यह है। लेकिन वो पोलराइजेशन मुझे लगता है जिस तरीके से कर्नाटक में नहीं चला, ऐसी जो आने वाली विधानसभा है इसमें भी नहीं चलेगा। और अब दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में कॉमरेड स्टालिन ने
मैं कॉमरेड इसलिए कह रहा हूं कि वो उसी तरीके का जो है वो नीतियां चलाते हैं और उसी तरीके से वो आगे भी काम कर रहे हैं। उन्होंने जो असल में एक एजेंडा सेट किया है ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस में, जिसमें कि वो फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं और सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब यही दो एजेंडे होंगे जिसके ऊपर पूरे ऑपोजिशन की गोलबंदी होगी और नीतिगत गोलबंदी होगी और उससे बात बहुत आगे बढ़ेगी। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा सबक कर्नाटक का ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले अपने टिकट दे दिए, पहले अपना जो है सिंबल बांट दिए और साथ में जो गारंटी कार्ड दिया, मुझे लगता है कि उस तरीके का गारंटी कार्ड मध्य प्रदेश में तो फॉर्म भरने भी शुरू कर दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने, है ना, वो गारंटी कार्ड के ऊपर। छत्तीसगढ़ का और राजस्थान का मुझको मालूम नहीं है। तो मेरा मतलब है कि वो गारंटी कार्ड के ऊपर काम अगर अभी से शुरू हो जाता है तो गारंटीड नतीजा निकलेगा, क्योंकि अब जो है ये तीनों राज्यों में पोलराइजेशन की कोई संभावना नहीं है। अब सचिन पायलट जैसे मामले को कैसे हैंडल करेगी कांग्रेस, वो कांग्रेस के ऊपर है। तमाम सारे ऐसे मुद्दे निकलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में तो अभी भाजपा में भगदड़ टाइप की स्थिति अभी से बन रही है। मतलब भगदड़ में इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी बातें अखबारों में नहीं आ रही हैं, लेकिन हम लोगों की जानकारी में है कि कौन कौन से भाजपा के नेता जो है वो कांग्रेस से अपना टिकट चाहते हैं और अपना प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अभी नेगोशिएट करने का काम कर रहे हैं। तो ये एक परिस्थिति बनी है जो कि पोस्ट कर्नाटका है, जो कि कांग्रेस के लिए और विपक्ष के लिए बहुत फेवरेबल दिखलाई पड़ती है।